नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस बड़ी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार को विस्तार से समझा था, लेकिन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए केवल उसके प्रकार को जानना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि ऐसी कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं जो लगभग हर देश के सामने समय-समय पर आती रहती हैं। दोस्तों, जब भी हम अखबार पढ़ते हैं या बजट की चर्चा को सुनते हैं तो एक शब्द बार बार हमारे सामने आता है, मुद्रास्फीति, जिसे आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहा जाता है। लेकिन आखिर यह मुद्रास्फीति होती क्या है, आरबीआई इसे कैसे नियंत्रित करता है और मौद्रिक नीति समिति की इसमें क्या भूमिका होती है। आज के इस वीडियो में हम मुद्रास्फीति से जुड़े इन सभी प्रश्नों को सरल भाषा में उदाहरण सहित और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक अपना शुरू किया जाए, जिसका नाम है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हमें इससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार वाले वीडियो में हमने बाजार अर्थव्यवस्था को समझा था और हमने जाना था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होती है उसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। और बाजार की शक्तियाँ किसे कहते हैं? तो मांग और पूर्ति को बाजार की शक्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मांग पक्ष को समझते हैं। मांग का संबंध तरलता से होता है और तरलता का अर्थ होता है आपके जेब में या आपके बैंक खाते में पड़ा हुआ रुपया। अब अगर आपके जेब या आपके बैंक खाते में पड़ा हुआ रुपया बढ़ेगा तो क्या होगी? सबसे पहले मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि मान लीजिए आपके जेब में अभी 10 रुपये पड़े हैं और ये बढ़ के 15 रुपये हो जाएगा, तो क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी। इससे क्या होगा? आपकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी। आप जहाँ पहले एक कलम खरीद पाते थे, अब 3 कलम खरीदने की शक्ति रखते हैं। इससे क्या होगा कि मांग बढ़ेगी। वहीं अगर इसके दूसरे पहलू पूर्ति को समझने का प्रयास करें तो पूर्ति का संबंध उत्पादन से होता है, अर्थात यह प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। अब इसके दोनों पक्ष हमने समझ लिए कि मांग आम जनजीवन को प्रभावित करता है जबकि पूर्ति उत्पादन पक्ष को प्रभावित करता है। तो अगर हम मांग और पूर्ति के बीच के संबंध को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जितनी मांग है, अगर वस्तु की उतनी ही पूर्ति की गई है तो वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मांग बढ़ जाए और पूर्ति स्थिर रहे या पूर्ति कम हो जाए, मांग की तुलना में पूर्ति कम हो जाए, तो क्या होगा? वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। और वहीं अगर मांग कम हो जाए और पूर्ति बढ़ जाए तो क्या होगा? वस्तु का मूल्य में कमी आ जाएगी। अब इसे, क्योंकि हमारा टॉपिक मुद्रास्फीति है, तो हम इसके दूसरे कंडीशन को विस्तार से समझते हैं, अर्थात मांग जहां पूर्ति से अधिक हो जाए और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए। तो जब आपके जेब में रखा हुआ कैश बढ़ जाता है, आप जहाँ पहले 50 रुपये कमाते थे, आप 100 रुपये कमाने लगेंगे, तो क्या होगा? और ऐसे ही जैसे आपका कमाई बढ़ रही है, वैसे अन्य सभी लोगों की कमाई बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा? बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ जाएगी अर्थात सबके पास मुद्रा बढ़ जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। अब सबके पास मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो सबकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, और सबकी अगर क्रय शक्ति क्षमता बढ़ गई तो संपूर्ण मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। अब मान लीजिए कि जहाँ कल 2 कलम की मांग थी, आज 20 कलम की मांग हो गई, तो उत्पादन में तो कमी आ गई और इससे क्या होगा? वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मुख्य बात क्या है? हमने समझा कि तरलता बढ़ने से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से आम लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है और क्रय शक्ति क्षमता बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है, जो आगे चल के मुद्रास्फीति का कारण बनती है। तो चलिए अब हम लोग मुद्रास्फीति को समझते हैं। जब वस्तु और सेवा के मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हो जिससे मुद्रा के मूल्य में कमी आए, तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली दो बातें हैं दोस्तों। पहली बात है कि मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हो। ये नहीं है कि आज प्याज 10 रुपये किलो है और कल 80 रुपये किलो हो जाए, तो इतने कम समय में अगर वृद्धि हो रही है तो इसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जाएगा। मतलब ये वृद्धि लंबे समय में प्रदर्शित हो, जैसे आज 10 रुपये हैं तो साल भर बाद 20 रुपये हो जाए, उसके अगले साल 30-40 करके 80 रुपये किलो चला जाए, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। वहीं दूसरा पक्ष समझे, मुद्रा के मूल्य में कमी आए, अर्थात मतलब आज जहाँ 5 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, कल 5 रुपये में आधा किलो ही प्याज मिले और उसके अगले साल उससे भी कम मिले, तो मुद्रा की वैल्यू तो कम होती जा रही है ना।
पहले जहाँ 5 रुपये में 1 किलो प्याज मिल रहा है, आज आधा किलो भी नहीं मिल पा रहा है, तो मुद्रा के वैल्यू में तो कमी आ रही है। तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो कुल मिलाकर मुद्रास्फीति का क्या अर्थ हो गया? मुद्रास्फीति का अर्थ हो गया कि लिक्विडिटी में वृद्धि हो। लिक्विडिटी में वृद्धि मतलब आम लोगों के जेब में या बैंक अकाउंट में करेंसी बढ़ जाए, जिससे क्या होगा? मांग में वृद्धि आएगी। मांग में वृद्धि होने से क्या आएगा? समग्र उत्पादन में कमी आएगी, और मांग में वृद्धि आई और उत्पादन में कमी आई तो क्या हुआ? वस्तु की आपूर्ति कम हो गई, जिससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, और वस्तु के मूल्य बढ़ने से क्या होगा? मुद्रा के वैल्यू में कमी आएगी, क्योंकि पहले जहाँ 5 रुपये में जितना सामान मिल रहा था, अब वही उससे भी कम सामान मिलेगा 5 रुपये में, तो मुद्रा की वैल्यू तो कम हो गई और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, क्योंकि करेंसी ज़्यादा है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति के 4 कारण हैं। पहला कारण है मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा कारण है लागत जन्य मुद्रास्फीति, तीसरा कारण है इम्पोर्टेड, और चौथा कारण है कालाबाजारी या जमाखोरी। इन्हीं 4 कारणों से मुद्रास्फीति होती है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति, जब बाजार में तरलता बढ़ जाती है तो मुद्रा की आपूर्ति और मांग में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वस्तु के उत्पादन तो कम रहता है। मांग में वृद्धि होने पे वस्तु का उत्पादन तो ज्यों का त्यों रहता है, तो मांग की अपेक्षा उत्पादन में कमी आ जाती है। इससे क्या होता है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जो अल्टीमेटली मुद्रास्फीति का कारण बनती है। तो यह मांग जनित मुद्रास्फीति है, जो कि मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। अगला कारण हम लोग समझते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जब कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उत्पादित वस्तु का भी मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि गन्ने से चीनी बनता है, तो गन्ने के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये चीनी के मूल्य को भी बढ़ाएगा, और इस कारण जो मुद्रास्फीति होती है उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। तीसरा है आयातित मुद्रास्फीति। जब विदेशों से जो वस्तु आयात की जाती है, बहुत सारी वस्तुएं हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं होता है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें विदेश से आयात किया जाता है। तो मान लीजिए विदेश में किसी कारण से दाम बढ़ गया, या मान लीजिए अभी ईरान में हॉर्मुज बंद कर दिया था, तो उस वजह से पेट्रोल वगैरह भी आने बंद हो गए थे। पेट्रोल वगैरह आने बंद हो गए थे तो पेट्रोल का प्राइस अभी बढ़ गया है, जिस कारण हर वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। तो ऐसी मुद्रास्फीति को आयातित मुद्रास्फीति या इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। फोर्थ है कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण। बहुत सारी कंडीशंस में हमने देखा है कि जैसे व्यापारी हैं तो उनको पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में इस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे मास्क की कालाबाजारी चल रही थी, मास्क का लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे लोगों ने जमा कर लिया था मास्क को अपने पास, जिस कारण कोविड के टाइम पे मास्क के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस कारण जो मुद्रास्फीति आती है उसे मेन कारण उसका है कालाबाजारी या जमाखोरी। अब हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। पहले मुद्रास्फीति की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ द्वारा की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में इसकी गणना एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मंथली बेसिस पे की जाती है। ये दोनों सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। 1950 में इसी मंत्रालय के अधीन एनएसएसओ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता है और क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली है। और 1951 में इसी मंत्रालय के अधीन सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है और रीजनल हेडक्वार्टर इसकी कोलकाता है। अब पहले क्या था कि सीएसओ जीडीपी, राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, मुद्रास्फीति की गणना करता था, और वहीं एनएसएसओ असंगठित क्षेत्र के आंकड़े जारी करता था, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, कृषि जोत, इन सब से जुड़े आंकड़े जारी करता था। अब 2001 में रंगराजन समिति का गठन किया गया, और रंगराजन समिति की सिफारिश पर ही 2005 में यहाँ पर एनएसओ का गठन किया गया, और एनएसओ के अधीन सीएसओ और एनएसएसओ को लाया गया, और वहीं दूसरी तरफ आईएसआई का गठन किया गया। अब आगे चल के क्या किया गया कि 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय एनएसओ में कर दिया गया। अब वर्तमान में यह है कि एनएसओ
मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर करता है, जिसके लिए एनएसओ दो विधि का प्रयोग करता है। और वो दो विधियां कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली है बिंदु दर बिंदु पद्धति। इसमें एनएसओ क्या करता है कि हर महीने मुद्रास्फीति की गणना एक तारीख से शुरू करके, मतलब किसी एक तारीख से शुरू करके अगले महीने की उसी तारीख को खत्म करके निकालता है। जैसे कि 1 दिसंबर से शुरू किया तो अगले महीने 1 जनवरी को इसकी गणना की जाएगी और इस अवधि के बीच में मुद्रास्फीति की गणना की जाएगी। दूसरा होता है वार्षिक औसत पद्धति। इसमें एनएसओ क्या करता है कि पूरे एक वर्ष में हर महीने की मुद्रास्फीति को जोड़ के उससे औसत निकाल लेता है, जिससे कि पूरे वर्ष भर का मुद्रास्फीति की गणना हो जाती है। अब यहीं पे हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझ लेते हैं, आधार वर्ष, कि आधार वर्ष क्या होता है। आधार वर्ष को गणना के आधार के रूप में लिया जाता है। यह वह निश्चित वर्ष होता है जिसका उपयोग जीडीपी, राष्ट्रीय आय या मुद्रास्फीति की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। अब भारत में कुछ आंकड़ों का आधार वर्ष क्या है, जो कि अभी हाल ही में चेंज हुआ है और हाई चांसेस है कि किसी एग्जाम में ये पूछ भी ले। तो जीडीपी और नेशनल इनकम के लिए आधार वर्ष है 2022-23। सीपीआई यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति के लिए आधार वर्ष है 2024 और डब्ल्यूपीआई यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष है 2022-23 और ये हाल ही के वर्ष में चेंज किए गए हैं। तो हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ भी ले आप लोगों से, तो इसे कृपया याद कर लें। आगे हम लोग चलते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रास्फीति गणना के लिए एनएसओ किन सूचकांकों का प्रयोग करता है। तो मुद्रास्फीति की गणना के लिए एनएसओ दो सूचकांकों का प्रयोग करता है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। अब सबसे पहले हम लोग थोक मूल्य सूचकांक को समझते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में एनएसओ वस्तु के उस मूल्य की गणना करता है जिस मूल्य पर वस्तु थोक बाजार में बिक्री होती है। यानी कि जिस मूल्य पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं उसकी गणना एनएसओ नहीं करता है। जिस मूल्य पर वस्तु थोक बाजार में यानी कि दुकानदार को मिली हुई है उस मूल्य की गणना एनएसओ करता है। इसका आधार वर्ष 2022-23 है, जिसे हाल ही में चेंज किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डब्ल्यूपीआई की गणना एनएसओ द्वारा मासिक आधार पर की जाती है, परंतु इसके आंकड़े आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जो एग्जाम में डायरेक्ट आ भी जाता है। और डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इसमें सेवाओं को नहीं शामिल किया जाता है। अब डब्ल्यूपीआई बास्केट है, एनएसओ द्वारा एक बास्केट बनाया गया है कि इसमें इतने वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो वर्तमान में डब्ल्यूपीआई बास्केट में 957 वस्तुओं को शामिल किया गया है। समय समय पर यह चेंज होते रहता है। पहले 697 था, वर्तमान में यह 957 हो गया है। 957 वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा है ईंधन और तीसरा है विनिर्मित वस्तुएं। प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे कृषि उत्पाद हो गए या खनिज जो प्राप्त होते हैं वो। अब दूसरा है ईंधन, तो ईंधन के अंतर्गत ईंधन से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले कच्चा तेल को प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत रखा गया था, परंतु वर्तमान में किए गए संशोधन में कच्चे तेल को ईंधन में शामिल कर दिया गया है। तीसरा है विनिर्मित वस्तु, इसमें कारखानों द्वारा निर्मित वस्तु को शामिल किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना भी एनएसओ द्वारा किया जाता है, परंतु इसके आंकड़े अब श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं। पहले इसके आंकड़े भी एनएसओ द्वारा ही जारी किए जाते थे, परंतु बाद में इसे चेंज कर दिया गया और श्रम ब्यूरो इसके आंकड़े जारी करने लगा। अब इसे खुदरा मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए मूल्य को शामिल किया जाता है। यानी कि जो वस्तुओं का मूल्य हम लोग पे करते हैं उसको एनएसओ गणना में शामिल करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तु को शामिल किया जाता था, मतलब वस्तु के मूल्य को। यहाँ वस्तु और सेवा दोनों के मूल्य को शामिल किया जाता है। इसलिए डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई ज़्यादा सटीक आंकड़े देता है। क्यों? क्योंकि यह दैनिक जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 36.75% वस्तुएं प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, तो यह दैनिक जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है।
अब 2012 में सीपीआई में चेंज किए गए। क्या क्या चेंज किए गए? सीपीआई को दो भागों में बांट दिया गया, सीपीआई आर और सीपीआई यू। सीपीआई आर मतलब रूरल यानी कि ग्रामीण, जिसमें 288 मदों को शामिल किया गया गणना के लिए, और सीपीआई यू में 281 मदों को शामिल किया गया गणना में। अब 2012 में सीपीआई को दो भागों में बांटा गया, सीपीआई आर और सीपीआई यू। सीपीआई आर के अंतर्गत सीपीआई एएल यानी कि एग्रीकल्चर लेबर को शामिल किया गया, और सीपीआई आरएल, इन दोनों को सीपीआई आर के अंतर्गत शामिल किया गया। जबकि सीपीआई यू के अंतर्गत सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर और सीपीआई यूएनएमई को शामिल किया गया, अर्थात अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय को शामिल किया गया। अब इन सब में अंतर क्या है? तो इसमें एग्रीकल्चर लेबर के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको शामिल किया जाता है। सीपीआई आर के अंतर्गत एग्रीकल्चर के अतिरिक्त जो ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर आते हैं उनको शामिल किया जाता है। सीपीआई आईडब्ल्यू के अंतर्गत इंडस्ट्रियल वर्कर को शामिल किया जाता है शहरी क्षेत्रों के, और सीपीआई यूएनएमई के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को शामिल किया जाता था। बाद में सीपीआई यूएनएमई को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार अपने कर्मचारियों को जो भत्ता देती है, महंगाई भत्ता डीए, उसकी गणना सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है कि महंगाई भत्ता की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो सीपीआई आईडब्ल्यू। इन तीनों सूचकांकों की गणना एनएसओ करता है, परंतु इसके आंकड़े श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। मुद्रास्फीति की गणना तो हमने समझ ली, और मुद्रास्फीति की गणना किस पद्धति से की जाती है और इस गणना में कौन से सूचकांक प्रयोग किए जाते हैं, यह हमने समझ लिया। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहले क्या था कि सरकार और आरबीआई दोनों अलग अलग अपनी नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे, लेकिन 2016 में मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, और इसमें कुल 6 सदस्य शामिल किए गए, जिसमें सरकार के 3 सदस्य और आरबीआई के 3 सदस्य शामिल किए गए, ताकि बैलेंस बना रहे। और आरबीआई के गवर्नर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तथा इस समिति को मुख्य जिम्मेदारी दी गई कि तरलता को समायोजित कर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। इसके लिए यह समिति साल में 6 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है, लेकिन मौद्रिक नीति की समीक्षा मौद्रिक नीति कमेटी यानी कि एमपीसी करती है। बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति दो प्रकार की नीतियां बनाती है। पहला है सस्ती मौद्रिक नीति और दूसरा है महंगी मौद्रिक नीति। अब सस्ती मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या करता है ये समिति? या जब आरबीआई अपने ब्याज दर को कम करता है तो उसे सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। अब आरबीआई अपने ब्याज दर को कम करेगा तो क्या होगा? बैंकों का भी रेट कम होगा, ब्याज दर, जिससे क्या होगा? मार्केट में लोग ज़्यादा लोन लेना शुरू करेंगे। मान लो कि अभी बैंकों का रेट 10% लोन है, लेकिन घट के ये 5% आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेना शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ जाएगा तो फिर मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति बनाता है। इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करता है? ब्याज दरों में वृद्धि करता है। ब्याज दर में वृद्धि करने से क्या होगा? अगर आरबीआई अपना ब्याज दर बढ़ाएगा तो बैंक भी अपने ब्याज दर बढ़ाएंगे, और बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे तो फिर लोन लेना लोग कम कर देंगे। मान लीजिए कि अभी 10% पे बैंक लोन दे रहा है और यह बढ़ा के बैंक 15% कर दे, तो जाहिर सी बात है लोग लोन लेना कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने मुख्य बात क्या जानी कि बाजार में तरलता को समायोजित करने के लिए दो प्रकार की मौद्रिक नीति होती है। पहला होती है सस्ती मौद्रिक नीति और दूसरा होती है महंगी मौद्रिक नीति। अब मुख्य बात यह है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, ना कि निर्माण करता है। निर्माण कौन करता है? आरबीआई। और यह कई एग्जाम में आ चुका है कि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है और मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मुद्रास्फीति को विस्तार से समझा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको मुद्रास्फीति का अर्थ, इसका प्रभाव, इसकी गणना कैसे की जाती है तथा मौद्रिक नीति समिति से इसका क्या संबंध है समझ में आ गया होगा।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।